वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। लबनान की राजधानी बैरूत में 4 अगस्त को बंदरगाह पर जो धमाका हुआ था उससे अभी तक 154 लोग हलाक हो चुके हैं, 5000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग उजड़ गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं। और बैरूत का जो आधा शहर है वो तकरीबन तबाह हो गया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है इससे पहले कि हम आपको और डिटेल बताएं कि ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ कि जब 3 दिन के बाद यूएन बैक्ड एक कोर्ट उन 4 पकड़े हुए लोगों के बारे में फ़ैसला करने वाली थी जो हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन पर 2005 में दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है और जिन्होंने कहा जाता है कि लबनान के वज़ीर आज़म रफ़ीक़ अल हरीरी को कत्ल किया था। अब हमें नहीं मालूम कि धमाके और अदालत के इस मुमकिना फ़ैसले के दरमियान कोई ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन तहक़ीक़ात इसकी ज़रूर होनी चाहिए। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। ये 2 धमाके हुए थे आगे पीछे। दूसरा धमाका कहा जाता है कि बहुत सख्त था, तेज़ था, 2 किलोमीटर दूर तक उसकी तबाही पहुँची। और यही नहीं, ऐसा एक ज़लज़ले की एक ऐसी शक्ल पैदा हो गई, बल्कि वहाँ जो नापा गया, जो धमाके और जो दहला पूरा इलाका, उसको जो रिएक्टर पैमाने पर नापा तो वो 3.3 था। यानी अगर ज़लज़ला आता तो वो 3.3 होता, जो दहलन इस धमाके के बाद हुई। और एक और हैरत की बात है कि बैरूत से 160 किलोमीटर की दूरी पर है साइप्रस, वहाँ तक इसके ज़लज़ले जैसे झटके महसूस किए गए जो इस धमाके के नतीजे में हुए थे। अब ये कहा जा रहा है कि वो 2700 टन एमोनियम नाइट्रेट था जिसमें ये धमाका हुआ। सवाल ये है कि एमोनियम नाइट्रेट वहाँ रखा क्यों था और ये था किसका और क्यों रखा हुआ था, इसका काम क्या था वहाँ। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी तक जो आम तौर पर मीडिया में ये बात नहीं आई है। धमाके की वजह क्या है नहीं मालूम। इसराइल ने मना किया है, डिनाई किया है कि हमने नहीं किया है। ये नाइट्रेट जो है ये खाद के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन क्या ये लबनान की थी? अगर थी तो बैरूत में वहाँ क्यों रखी हुई थी इतने दिनों से? ये 2013 से वहाँ रखा हुआ था नाइट्रेट, 2013 से 2020 आ गया, तो फिर किसका था ये? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शिप था पूरा और ये नाइट्रेट 2700 टन, ये दरअसल रूस का था, रशिया जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में। और ये जॉर्जिया से जहाज़ चला था, मोज़ाम्बिक जा रहा था। इसका लबनान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूँकि लबनान की जो वाटर सरहद है वहाँ से गुज़र रहा था, तो कई तरह के इसने वायलेशन किए थे। जो इंटरनेशनल लॉ है पानी से गुज़रने के, उसमें कई तरह के इसने वायलेशन किए थे, लिहाजा इसको लबनान ने रोक लिया था। अब आप ये देखिए कि 2013 से ये 2020 तक जब्त हुआ, वहाँ खड़ा रहा जहाज़। क्यों तो रूस ने इसको वापस नहीं मंगाया? क्यों लबनान ने इसको वापस भेजने की कोई कोशिश नहीं की? या अगर रूस वापस नहीं ले रहा था तो इसको ज़ाय करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? या इसको अपने लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया अगर ये खाद के लिए इस्तेमाल हो सकता था? ये तो सीज्ड प्रॉपर्टी थी एक ऐसे मुल्क की जो दोस्त तो है लबनान का, लेकिन जिसने वायलेशंस बहुत सारे कर रखे हैं, और लबनान ने वायलेशंस के इल्ज़ाम में ही उसका जहाज़ रोका था। कितनी बड़ी लापरवाही है ये, इसको जहन में रखिएगा। मैं आगे फिर आपको बताऊंगा। इस धमाके से बहुत सारी इमारतें, अस्पताल, स्कूल, मकान, गोदाम, स्टोरेज सब तबाह हो गए। 390 फुट लंबा एक जहाज़ पानी का खड़ा हुआ था, वो 1500 फीट की दूरी पर उछलकर जा गिरा। इससे अंदाज़ा होता है कि कितना ख़तरनाक ये धमाका था। तस्वीरें आपने देखी होंगी।
खाने और दवाओं की 60% जो इंपोर्ट होती है, यानी कि दूसरे मुल्कों से लबनान में जो पहुंचती है खाने की और दवाओं की जो सप्लाई है, वो 60% इसी बंदरगाह से पहुंचती है। उसके बाद ये फिर लबनान के डिफरेंट शहरों में जाती है। तो अंदाज़ा लगाइए कि खाना और दवाओं की 60% जो इंपोर्ट है, दरामद है, वो मुतासिर हुई है। क्योंकि अभी बहुत वक्त लगेगा बंदरगाह को ठीक करने में। आधा शहर तबाह है। $300 बिलियन उसको बनाने के लिए अभी चाहिए, और लबनान जैसे मुल्क के लिए $300 बिलियन तो बहुत बड़ी बात है। 85% अनाज यहीं स्टोरेज था, यहीं स्टोर था, यहीं रखा हुआ था, वो सब बर्बाद हो गया है। जो बचा भी है वो खाने के लायक नहीं है। तो अंदाज़ा लगाइए कि पूरे मुल्क में, लबनान में इस वक्त क्या सूरत हाल होने वाली है। भुखमरी की और दवाओं की तो मैंने आपको बता ही दिया। 7.5 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। 7.5 लाख लोगों की आबादी में ये तबाही हुई है, जिसमें 2.5 लाख लोग उजड़ चुके हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लबनान की इस वक्त जो करेंसी की वैल्यू है वो घटी हुई है, बहुत घटी हुई है, बहुत बुरा हाल है। पड़ोसी मुल्क शाम, वहाँ से पनाह गुज़ीनों की यानी रिफ्यूजीज़ की आमद बराबर जारी है। बड़े पैमाने पर लोग आते रहते हैं। ऊपर से कोरोना, ये जो 3-4 क्राइसिस हैं, इसने मिलके लबनान की कमर तोड़ के रख दी है। तो ये ऐसा नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट से धमाका कोई पहली बार हुआ है। दुनिया में इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बहुत शॉर्ट में, 1947 में टेक्सास में हुआ था, 581 लोग मरे थे। इसी तरह से टेररिस्ट बम अटैक हुआ था ओक्लाहोमा सिटी में। वहाँ बताया जाता है कि टेररिस्ट ने अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया था और 168 लोग मरे थे। और कई शहरों में, फ्रांस में हो चुका, वहाँ 31 लोग मरे थे। इसी तरह से फिर टेक्सास में हुआ और 150 लोग चाइना में भी इससे मर चुके हैं। अब सवाल ये है कि इतनी लापरवाही लबनान ने कैसे की। अब मैं आपको बताता हूँ कि लबनान में इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। लबनान दरअसल पूरी दुनिया में अकेला मुल्क है कि जहाँ एक साथ 2 हुकूमतें चल रही हैं पैरेलल। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो चुनकर आती है, जिसका सदर क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होता है। वहाँ का उन्होंने आपस में तय कर रखा है। चूँकि वहाँ की जो मैं आपको बताऊँ, जो आबादी है, 61 लाख की आबादी में 54% मुसलमान हैं, जिनमें सुन्नी और शिया बराबर हैं, 27% 40% क्रिश्चियंस हैं, बाकी और लोग हैं। तो उन्होंने आपस में तय कर रखा है कि प्रेसिडेंट मुसलमान होगा, क्रिश्चियन, और प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होगा। लेकिन वहाँ एक तंजीम है हिजबुल्लाह, जिसको बुनियादी तौर पर तो ईरान, रशिया सपोर्ट करता है और शियाओं की वो तंजीम है। लेकिन बहरहाल हिजबुल्लाह इसराइल से भी टकराता रहता है। तो आज का हमारा इशू वो नहीं है, वो हम किसी और मौके पे उसके सिलसिले में बात करेंगे। बताना मकसद सिर्फ ये है कि अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में कि जहाँ 2 हुकूमतें चल रही हैं, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो चुनकर आती है और एक इस ऑर्गेनाइजेशन की हुकूमत। चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बहुत से सामाजिक काम भी करती है और आपको हैरत होगी कि इसकी अपनी अलग मिलिट्री है, जो बाज़ मामलात में लबनान की मिलिट्री से ज़्यादा मजबूत है। तो बहरहाल हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 2005 में, 2006 में 36 दिन की लड़ाई भी हो चुकी है। इस इशू में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वहाँ की जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है किस कदर कमज़ोर है कि 2013 से और 2020 तक वहाँ के ऑफिशियल्स बंदरगाह के अपनी जो अदालतें हैं उनसे इजाज़त मांगते रहे कि इस अमोनियम नाइट्रेट को हम तबाह करना चाहते हैं, इजाज़त दीजिए। वहाँ अदालत से इजाज़त लेनी पड़ती है। अदालत से इजाज़त अभी तक नहीं मिली इन 7 सालों में। सवाल यह है कि फिर सरकार क्या कर रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, वो पोर्ट का या बंदरगाह का जो हवाई जहाज़ों की आमद और रफ्त का जो मिनिस्टर है वो क्या कर रहा है। तो इतना वहाँ करप्शन है। पूरी दुनिया को ये बात मालूम है कि इस वक्त मोस्ट करप्ट नेशंस में लबनान जो है वो सिरे फहरिस्त है।
ऐसे हालात में 7 साल से रशिया का एमोनियम नाइट्रेट 2700 टन वहाँ पड़ा हुआ है। ना रशिया को उसे लेने की फ़िक्र है, ना लबनान को फ़िक्र है कि यहाँ से जाए, इतना ख़तरनाक। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रशिया के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। रशिया को मैं एक ब्लैकमेलर कंट्री कहता हूँ। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त 80 से 88 तक की जंग ईरान इराक के बीच हुई थी, तो रशिया इराक को सपोर्ट कर रहा था ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन अब वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है बाकी मुल्कों के ख़िलाफ़। ईरान, सीरिया और लबनान में हिजबुल्लाह, ये 3 एक जगह है। लबनान की हिजबुल्लाह, शाम का जो बशार अल असद है वो, और ईरान की जो भी हुकूमत है, ये अब एक हो गए हैं। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया। रशिया क्यों सपोर्ट कर रहा है? वो कहता है साहब आपको इसराइल से ख़तरा है, हमसे आप हथियार लीजिए। इनको हथियार फ़रोख्त करता है। कहता है आपको सऊदी अरब से ख़तरा है। और ख़ुद रशिया क्या कर रहा है? इसराइल से उसके बेहतरीन ट्रेड रिलेशंस हैं, इतने अच्छे रिलेशंस हैं कि तल अवीव में उसकी अपनी एम्बेसी है और हैफा में उसका कॉन्सुलेट है। यानी छोटा सा मुल्क इसराइल, लेकिन 2 जगह रशिया ने अपने मिशंस खोल रखे हैं। जाहिर है कारोबार बहुत फैला हुआ है, रशिया का इसराइल में, इसराइल का रशिया में। इसी तरह रशिया के सऊदी अरब से भी कारोबारी ताल्लुकात। लेकिन लबनान को, सीरिया को, ईरान को, इनको ख़तरा दिखाता है इसराइल का, सऊदी अरब का, और इनको फिर हथियार बेचता है। तो मैं रशिया को ब्लैकमेलर कंट्री मानता हूँ। सवाल यह है कि रशिया ने ये क्या इस इलाके को उसने अपनी बबौती समझ रखा है, जिसको कहते हैं हम सादा ज़बान में बाप की जागीर। तो मैं आपको कहता हूँ, मैं अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर कहता हूँ, चूँकि मैं बहुत से मुल्कों में गया हूँ, कि रशिया ने इस इलाके को, और कम से कम ईरान, शाम, लुबनान और 2-4 मुल्क और, इनको अपने बाप की जागीर समझ रखा है। इस इलाके में जो चाहता है कर गुजरता है। इसीलिए ये 2700 टन एमोनियम नाइट्रेट लेकर जो उसका जहाज़ जा रहा था जॉर्जिया से मोज़म्बिक, वो बैरूत के पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा था। वो इत्तफाक से कुछ ऐसे सरकारी अफसर वहाँ फंस गए कि जिन्होंने इस जहाज़ को रोक लिया, उसकी कई वायलेशंस को देखते हुए। लेकिन हैरत है कि कैसा मुल्क है कि 7 साल से इतनी ख़तरनाक चीज़ वहाँ पड़ी हुई थी। बहरहाल ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब मैं आपको बताता हूँ कि लुबनान के वज़ीर आज़म हसन दियाब ने कहा है कि हर चीज़ की क़िल्लत हो गई है, खाना, दवाएँ, मास्क, 17 कंटेनर मास्क के तबाह हो गए हैं। बहरहाल वहाँ हमारे हिंदुस्तानी भी हैं, और 4000 हिंदुस्तानी हमारे वहाँ काम करते हैं लबनान में, होटलों में मेनली काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे हिंदुस्तानी महफूज हैं, लुबनान की हुकूमत की मदद कर रहे हैं। हमारी जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है उसने ऐलान किया है कि हम लुबनान की मदद करेंगे, खाने से, दवाओं से, मास्क वगैरह से। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है। लबनान की हिजबुल्लाह के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये जो चंद मोटी मोटी बातें बतानी ज़रूरी थी, ये मैंने आपसे शेयर कर दी। और फिर मैं बहुत जल्द इस इशू पर, कम से कम हिजबुल्लाह वाले इशू पर मैं आपसे बात करने के लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।